नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कानपुर अपहरण और हत्याकांड पर जुड़ी खबर से, क्योंकि इसमें पुलिस का बयान सामने आ गया है। आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा कि 22 जून को अपहरण हुआ और 27 जून की सुबह हत्या हो गई थी। 5 किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। तो पूरी वारदात जो घटित हुई, ये आपको पता ही है कि अपहरण कर लिया गया, अपहरण के बाद हत्या भी कर दी गई 26 और 27 जून की रात को, और उसके बाद 29 जून को फिरौती की मांग की गई, यानी हत्या करने के बाद फिरौती की मांग की गई। एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया था पिछले महीने। उसके बाद लगातार पुलिस इसके अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। उसमें कल पुलिस को 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। इसमें ज्ञानेंद्र यादव, कुलदीप, नीलू, रामजी और प्रीति, ये 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इस घटना का मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव निकला है, जिसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के ये योजना बनाई थी अपहरण करने की। इसमें जो 2 मुख्य अभियुक्त और पकड़े गए हैं, कुलदीप और रामजी, ये अपहृत व्यक्ति संजीत यादव के साथ, जिस लैब में संजीत यादव काम करता था, पूर्व में उसी लैब में ये व्यक्ति भी काम करते थे और पूर्व से ही इस अपहृत व्यक्ति के जानकार थे, उसके दोस्त थे। लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से एक मकान किराए पर लिया, जिसमें 2 महिलाओं का भी इन्वॉल्वमेंट आया है, जिसमें से एक महिला गिरफ्तार की जा चुकी है। अपहरण करने के बाद 22 तारीख को इन्होंने अपहृत व्यक्ति को उस मकान में रखा। 26 तारीख की रात्रि में, 26 जून की रात्रि में जब अपहृत व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, तो उसके पश्चात इन लोगों ने निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को मार दिया जाए, और 27 तारीख की सुबह ही इस व्यक्ति की इन्होंने गला दबा करके हत्या कर दी। इसके बाद नहर में इसके डेड बॉडी को इन्होंने फेंक दिया। इस पूरी घटना में ज्ञानेंद्र यादव की गाड़ी, जो फोर्ड गाड़ी थी, उस गाड़ी का प्रयोग इन्होंने इस व्यक्ति को अपहरण करने के लिए किया था। मांगी थी कि नहीं? कितनी मांगी थी? आए भैया 30 लाख। तो बाइक उनको मंगवाया था वापस? बैग मंगवाया गया था, और फिर हमारा एक साथी राम जी, वो जब बैग फेंका गया तो बैग उठाने गया, पर वहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा दूर थे, तो राम जी वहाँ से भगते हुए आया वापसी 5 मिनट बाद। तो वहाँ पे टार्च लग रही है, पुलिस आ गई है, तो हम लोग अपने अपने अड्डे पे चले गए वहाँ से ठिकाने पर। और इसके बाद मतलब वहाँ से कुछ नहीं, बाइक वहीं छोड़ दिया था। हाँ, बैग वो बोल रहे थे राम जी को, बाइक फेंका गया था, इसका मतलब बाइक वहाँ बाद में पुलिस को उठी थी। वहीं परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मामले में फिरौती भी दिलवाई, बावजूद इसके युवक की जान नहीं बचा पाई पुलिस। तो देखिए, 2 तस्वीरों में आप पूरी घटना को समझ सकते हैं। 22 जून को अपहरण हुआ, उसके बाद 26 और 27 जून की दरमियानी रात जो है, या फिर तड़के आप कह सकते हैं, उस समय हत्या कर दी गई उस शख्स की। लेकिन फिरौती की मांग की गई 29 जून को, और पुलिस के कहने पर 30 लाख की फिरौती भी परिवार ने दे दी। उसके बावजूद पुलिस जान नहीं बचा पाई। खा लिया, मिलके खा लिया, पैसा लेके खा लिया, पैसा बैठा रहे 1 महीना तक। इनने उससे कुछ नहीं बात पूछी, उनको न दरोगा बुलवाओ। ने खा लिया, मिलके खा लिया, पैसा लेके खा लिया, पैसा लेके खा लिया। पूरा स्टाफ की बात थी, स्टाफ की बात थी। अरे भाई मेरे साथ नहीं लगा। बर्रा इंस्पेक्टर आपके घर पे आए हुए थे, क्या बात हुई, आपसे क्या बताया? कुछ नहीं बताया, बस यही कहते रहे उसको पहचानो। क्या हम पहचाने, मेरे भाई के हत्यारे हैं। रंजीत राय को। क्या लगता है भाई आप? रंजीत राय को चौकी इंचार्ज को कारागार में डाला जाए, उन दोनों को
किसको असल जिम्मेदार मानते हो आप? पुलिस प्रशासन को, रंजीत राय को, मैडम को, राजेश को, ये तीनों मेरे साथ गेम करते रहे। परिवार ने भले ही फिरौती देने की बात की है, लेकिन पुलिस ने साफ साफ कहा कि आरोपियों ने पैसे की बात नहीं कबूली है। आपने अभी सुना भी, वो ये कह रहे हैं कि बैग तो हम वहाँ छोड़कर ही चले गए थे क्योंकि उसी वक्त पुलिस आ गई थी। वो इस बात को मान ही नहीं रहे हैं कि वो जो बैग था जिसमें पैसे थे वो लेकर गए, जबकि परिवार का सीधा सीधा आरोप है कि 30 लाख की जो फिरौती थी वो पुलिस के कहने पर ही उन्होंने दी है। तो आखिर ये हुआ क्या? पैसे के बारे में जो कंफ्यूजन है, अभी तक की जो जांच है, जो पुलिस पार्टी ने ऑपरेशन किया था उनके बयानात के आधार पर, मुलजिमों के बयानात के आधार पर अभी तक की हमारी विवेचना के अनुसार कोई पैसा नहीं दिया गया है। फिर भी इस बिंदु पर परिवार वाले चूंकि आरोप लगा रहे हैं, पहले उन्होंने एक बार कहा था पैसा नहीं दिया, बाद में उन्होंने कहा पैसा दिया, तो हर बिंदु पर जांच होगी। अगर पैसा दिया गया है तो वो भी किसी न किसी तरीके से इन मुलजिमों से। सीधे रुख करते हैं अशोक तिवारी का। अशोक, अब ऐसा लग रहा है कि आखिर ये अपहरण क्यों हुआ, हत्या कैसे हो गई, फिरौती क्यों देनी पड़ी, इन सब चीजों को दरकिनार करके अब पुलिस का पूरा फोकस इसी बात पर रह गया है, कैसे पैसे वाली बात से पल्ला झाड़ा जा सके। निश्चित तौर पर इस पूरी घटना ने कानपुर की पुलिस कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। अभी आपको याद होगा कि विकास दुबे के मामले में कई पुलिसकर्मी पहले से ही सवालों के घेरे में हैं और अब संजीत कुमार के जो अपहरण और हत्या के मामले में कल जब देर रात कानपुर के एसएसपी ने एक बयान जारी किया और यह कहा कि उनके साथियों को, संजीत के साथियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई, तो उन लोगों ने इस बात को कबूला है कि उन्होंने संजीत की हत्या कर दी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि परिवार वालों ने जब सबसे पहले संबंधित चौकी पर प्रार्थना पत्र दिया था तो उसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उसके बाद अपहरण का मामला दर्ज किया गया। अब कानपुर के जो आईजी मोहित अग्रवाल है उनकी तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि उनके साथियों ने हत्या की बात कबूल ली है। एक पांडु नदी है कानपुर में जहां पर उसकी हत्या करने के बाद संजीत के शव को फेंका गया है। अभी फिलहाल जिस मोटरसाइकिल से संजीत गया था अपने उस दिन ऑफिस से, उसको बरामद किया गया है। तकरीबन 5 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा कानपुर पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करना, बाद में उसको अपहरण में परिवर्तित करना और उसके बाद पुलिस की तरफ से लगातार इस बात का आश्वासन दिया जाना कि उनके बेटे की सकुशल वापसी होगी और परिजनों की तरफ से लगातार इस बात का आरोप लगाया जाना कि पुलिस के कहने पर उन्होंने पैसा मुहैया कराया, ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ा करता है। हालांकि कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड जरूर किया गया है, लेकिन अभी भी पुलिसिंग को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, कम से कम कानपुर में, जहां पर संजीत का पहले अपहरण हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। सकुशल वापसी को लेकर भी उन्होंने ये नहीं सुनिश्चित किया था कि वो उसको ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने सोचा कि फिरौती दे दो, मांग रहे हैं, फिरौती दे दोगे तो अपने आप ही आ जाएगा। इसमें भी पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है, काम पुलिस की तरफ से कुछ नहीं हुआ और अभी भी लीपापोती चल रही है। कानपुर मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की कानपुर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके यह आरोप लगाया, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आम लोगों की जान लेकर अब इसकी बुनियादी की जा रही है। घर हो, सड़क हो, ऑफिस हो, कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। विक्रम जोशी के बाद अब कानपुर में अपहृत संजीत यादव की हत्या, पुलिस ने किडनैपर्स को पैसे भी दिलवाए और उनकी हत्या कर दी गई। एक नया गुंडा राज आया है। इस जंगल राज में कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है। अब रुक करते राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान के सियासी रण पर आज हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सचिन पायलट गुट की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट का आज फैसला आने वाला है। विधानसभा स्पीकर के अयोग्यता वाले नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट समेत कांग्रेस के सभी बागी विधायकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अपनी पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बागी विधायकों को राहत देते हुए आज तक का वक्त दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। स्पीकर सीपी जोशी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट को अपना आदेश पारित करने की इजाजत दे दी। हालांकि हाई कोर्ट का जो भी फैसला आए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा।
तो 3 तस्वीरें आपके सामने देखिए। पायलट गुट जो कि लगातार जहां पर भी गहलोत पक्ष जाता है या फिर सीपी जोशी जाते हैं जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं, वहां पर अपना पक्ष लेकर भी पहुंच जाता है। कल आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट में सीपी जोशी की जब सुनवाई होनी थी उनकी याचिका पर, तो कैविएट लेकर सचिन पायलट का खेमा भी पहुंच गया था और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक नहीं लगाई थी। यानी आज जो फैसला आएगा वो अपने समय पर ही आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही फैसला अंतिम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी सुनवाई करेगा। राजस्थान हाई कोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर का मामला पायलट ग्रुप की तरफ से दायर की गई है और एक और याचिका में केंद्र को भी पक्षकार बनाने की मांग है। हाई कोर्ट को आज ही सुनाना है फैसला। और हमारे ब्यूरो चीफ केजे श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवत्सन, लगातार हम देख रहे हैं सचिन पायलट का जो खेमा है वो एक तरह से ऐसी बातों की पैरवी करता हुआ नजर आता है जहां पर अपने आप शक हो जाता है कि आखिर ये किसके साथ खड़े हैं। अब केंद्र सरकार पक्षकार बने, ये सचिन पायलट क्यों चाहते हैं? जी देखिए, एक तरह से देखा जाए तो ये सब संकेत साफ है कि इस मामले को और थोड़ा लंबा खींचकर वक्त लेने की कोशिश की जा रही है ताकि दोनों तरफ के जो लोग हैं वे अपना अपना नंबर जुटा सकें। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान का जो सियासी संग्राम है अब कानूनी दावपेच में फंसता जा रहा है, क्योंकि 22 तारीख को जब इस मामले की हाईकोर्ट में राजस्थान में सुनवाई हुई थी तब हाईकोर्ट ने ये कहा था कि 24 तारीख को फैसला सुना दिया जाएगा और आज 24 तारीख है, सबको फैसले का इंतजार है। लेकिन सचिन पायलट ने एक और याचिका दायर कर दी जिसमें कहा कि ये संविधान के दल बदल कानून में संशोधन या उसकी पूरी व्याख्या से जुड़ा मामला है, केंद्र को भी पक्षकार बना दिया जाए। हाई कोर्ट में जो ये मामला आज लिस्टेड हुआ है उसमें लिखा हुआ कि नोटिस सेंट, रिप्लाई नॉट फाइल्ड। अगर यह आज फैसला देना होता तो हाई कोर्ट के जो मामला सूचीबद्ध होता है उसमें लिखा होता कि जजमेंट प्रोनाउंसमेंट कैटेगरी, उस कैटेगरी में रखा जाता। तो यानी कि हाई कोर्ट ने ऑप्शन रखा है अपने पास खुला कि वह केंद्र को भी पक्षकार बनाने की जो याचिका आई है उस पर फैसला ले या न ले। लेकिन सबसे बड़ी बात है हाई कोर्ट खुद नहीं चाहेगा कि फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया है कि उसका फैसला ही अंतिम होगा जो सोमवार को दिया जाना है। ऐसे में हाई कोर्ट जल्दीबाजी में इस मुद्दे पर शायद फैसला देना नहीं चाहेगा। उसका भी यही रहेगा कि 2 दिन और बाकी हैं, कल सैटरडे संडे है, तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला देता है तो इस मामले का समाधान यूं ही निकल जाएगा। तो जल्दीबाजी में हाई कोर्ट भी इस मामले का फैसला देने के फिलहाल तो मूड में नहीं नजर आता और शायद जो रिप्लाई नॉट फाइल्ड कैटेगरी में केंद्र को इसमें पक्षकार बनाने की मामला यह रखा गया है उससे तो यही संकेत मिलते हैं, वरना जजमेंट प्रोनाउंसमेंट कैटेगरी में का नाम दे दिया जाता और फैसला जज जैसे बेंच में बैठते फैसला आ जाता। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की करीब 30 से 35% आबादी में कोरोना के प्रति एंटीबॉडीज तैयार हो चुकी हैं। इसलिए लगता है कि दिल्ली कोरोना के प्रति हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रही है। एक अखबार से बातचीत में केजरीवाल ने कहा है कि देश की राजधानी के करीब 1/3 लोग इम्यूनिटी हासिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि हर्ड इम्यूनिटी कोरोना संक्रमण की वो स्थिति होती है जिसमें अधिकतर यानी कम से कम 60 से 70% आबादी संक्रमण की चपेट में आ जाती है और उसके शरीर में बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं। और यही नहीं, दिल्ली में सुधर रहे हालात का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने मेट्रो सर्विस शुरू करने के भी संकेत दिए। कोरोना पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। मेघवाल ने एक पापड़ ब्रांड का जिक्र करते हुए कहा है कि पापड़ से कोरोना ठीक हो सकता है। मेघवाल की माने तो इस पापड़ में एंटीबॉडी तैयार करने का साधन है। भाभी जी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं खुद और किसी ब्रांड का प्रमोशन करते हुए ये बोल गए
और जाहिर सी बात है कि इंटेंशनली ही बोला है कि इससे कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज शरीर में बन जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।